जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन और पावर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का लास्ट वीडियो होगा और अगर इसके पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो देखिए, जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव और वास्ट पावर्स दी हुई हैं। और जैसे हम बात करें अगर अमेरिका के फेडरल कोर्ट की, जो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट है जिसको हम फेडरल कोर्ट बोलते हैं, तो जो वहाँ का फेडरल कोर्ट है वो सिर्फ वहाँ के जो फेडरल लॉज होते हैं वो सिर्फ उन पे ही जजमेंट दे सकता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो पूरे इंडिया, चाहे वो कोई हाई कोर्ट का जजमेंट हो या किसी भी कोर्ट, लोअर कोर्ट का जजमेंट हो, वो चाहे तो उसको चेंज कर सकता है। लेकिन जो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट है, जो वहाँ का फेडरल कोर्ट है, तो वहाँ का फेडरल कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फेडरल लॉज जो हैं उसी से रिलेटेड जजमेंट दे सकता है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए किसी को वहाँ के जो फेडरल कोर्ट में सज़ा हो जाती है तो वो कहाँ अपील करेगा? तो वो लोग अपील करते हैं ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, ठीक है। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स में वो लोग अपील करते हैं और जो ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वो अपर हाउस ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट है यहाँ का, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ हाई कोर्ट अगर किसी को सज़ा देती है तो वो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकता है। और देखिए, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो फाइनल इंटरप्रेटर है, गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये उनको प्रोटेक्ट करता है। और गार्डियन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जो आर्टिकल 13 है, ठीक है, जो आर्टिकल 13 है वो सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। मान लीजिए कोई भी ऐसा लॉ पास होता है और वो लॉ जो है फंडामेंटल राइट को अगर वॉयलेट कर रहा होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है। तो ये पावर जो है उसको आर्टिकल 13 से मिलती है सुप्रीम कोर्ट को। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और फंडामेंटल राइट्स का जो है वो गारंटर है। क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 32 जो है, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है। मीन्स अगर आपका कोई भी किसी जो इंडियन सिटीजन है कोई भी अगर राइट्स वॉयलेट हो रहे हैं तो वो सीधे जाके सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, आर्टिकल 32 के अंडर में। इसीलिए देखिए, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। तो इनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया और कहा गया कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ मोर पावर देन एनी अदर सुप्रीम कोर्ट इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मीन्स पूरे वर्ल्ड में जो है जितना इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के पास जितनी पावर है उतनी पावर किसी भी सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। तो अब बारी बारी से हम देखेंगे। जैसे ओरिजिनल जुरिडिक्शन की पावर है, रिट जुरिडिक्शन, अपेलेट जुरिडिक्शन, एडवाइजरी और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। देखिए, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। उसके अलावा जुडिशियल रिव्यू की पावर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की पावर है और कुछ और पावर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन से। तो एज ए फेडरल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ इंडियन फेडरेशन। तो फेडरल कोर्ट होने के नाते, मींस एक तरह का जो है सेंट्रल कोर्ट होने के नाते जो है सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, जो डिफरेंट यूनिट्स हैं इंडियन फेडरेशन की, मींस स्टेट हो गया या सेंटर हो गया, तो उनके बीच में अगर डिस्प्यूट कोई होता है, उनके बीच में कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है उसका जो डिसीजन होगा वो यहाँ पे कैसा होगा, वो ओरिजिनल जुरिडिक्शन होगा, ठीक है। अगर देखिए, अगर पहला पॉइंट ये है कि अगर वो डिस्प्यूट सेंटर या स्टेट के बीच में होता है या एक से अधिक स्टेट के बीच में होता है तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन अप्लाई होगा। अगर वो डिस्प्यूट जो है किसी सेंटर, स्टेट या एक से अधिक स्टेट्स हो गए वहाँ होता है, या दो से अधिक स्टेट्स हो गए वहाँ पे होता है, या दो स्टेट्स के बीच में होता है, तो वहाँ पे भी जो सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन होगा वो ओरिजिनल जुरिडिक्शन होगा, ठीक है। In the above federal dispute, Supreme Court can exclusively original jurisdiction। और देखिए, जो ये तीन डिस्प्यूट्स की हम बात की, मीन्स सेंटर या एक से अधिक स्टेट्स में हो, या सेंटर स्टेट के बीच में हो, या दो स्टेट्स या दो से अधिक स्टेट्स के बीच में हो, तो अगर इन तीन टाइप का अगर डिस्प्यूट है तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के पास जो है वो एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही इस मैटर को डिसाइड कर सकता है, बाकी कोई कोर्ट नहीं, ठीक है। कोई भी जो हाई कोर्ट हो गया, सबऑर्डिनेट कोर्ट हो गया, वो कोई भी इस मैटर को डिसाइड नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ जो उसका एक्सक्लूसिव राइट है जुरिडिक्शन जजमेंट देने का, वो किसके पास है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव का यहाँ मतलब हो गया कि नो अदर कोर्ट कैन डिसाइड सच डिस्प्यूट एंड ओरिजिनल मीन्स द पावर टू हियर सच डिस्प्यूट इन द फर्स्ट इंस्टेंस नॉट बाय अपील। तो जो जजमेंट है वो इस मैटर में सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देगा, बाकी कोई कोर्ट जो है इस मैटर में जजमेंट नहीं दे सकते। अब देखिए, विथ रिगार्ड टू
एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट 2 पॉइंट शुड बी नोटेड। अब 2 पॉइंट यहाँ देखिए कौन कौन से हैं। तो 1, द डिस्प्यूट मस्ट इन्वॉल्व द क्वेश्चन वेदर लॉ ऑफ फैक्ट विच द एग्जिस्टेंट और एक्सटेंट ऑफ द लीगल राइट डिपेंड। मीन्स पहला तो ये है कि अगर ये मतलब कोई भी स्टेट या सेंटर के बीच का डिस्प्यूट है या सेंटर या 2 से अधिक स्टेट के बीच का डिस्प्यूट है, तो वहाँ पे जब कोई लॉ की बात आएगी, मीन्स अगर उन दोनों चाहे वो सेंटर हो चाहे स्टेट हो, उन दोनों के बीच में अगर कोई विवाद हुआ है और वो किसी लॉ की वजह से, किसी नियम या कानून की वजह से उत्पन्न हो रहा है, तो ही वो यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट का एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिडिक्शन जो है वो अप्लाई होगा। ठीक है, अगर वो उनके बीच में जो मैटर है वो पॉलिटिकल टाइप का मैटर है, ठीक है, अगर कोई विवाद है जो पॉलिटिकल टाइप का नेचर है उसका, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि एनी सूट ब्रॉट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट बाय ए प्राइवेट सिटीजन अगेंस्ट द सेंटर और स्टेट कैन नॉट बी इंटरटेन अंडर दिस। मतलब कि अगर कोई प्राइवेट सिटीजन है, ठीक है, कोई प्राइवेट सिटीजन है, वो अपील करता है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, सेंटर या स्टेट के खिलाफ, तो वो भी चीज़ जो है वो एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिडिक्शन में नहीं आएगी। तो एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिडिक्शन में सिर्फ 3 चीज़ें आएंगी। अगर सेंटर या स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होता है, या सेंटर या स्टेट या एक से अधिक स्टेट उसमें शामिल हैं, ठीक है, या दो से अधिक स्टेट शामिल हैं, या मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ स्टेट के बीच में ही जो है डिस्प्यूट है, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन देखने को मिलेगा। अगर कोई प्राइवेट सिटीजन जो है वो सेंटर या स्टेट के खिलाफ कंप्लेन करता है, तो वहाँ पे ये जुरिडिक्शन ओरिजिनल नहीं होगा, एक्सक्लूसिव नहीं होगा। और देखते हैं कहाँ एक्सटेंड नहीं करता है, ठीक है, कि जुरिडिक्शन जो है कहाँ एक्सटेंड नहीं करता है। अगर जो डिस्प्यूट है वो हो रहा हो प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी की वजह से, मींस जो हमारा संविधान बनने के पहले का कोई ट्रीटी या एग्रीमेंट हो, उसकी वजह से अगर डिस्प्यूट हो रहा है, तो वहाँ पे भी ये जो एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिडिक्शन है वो काम नहीं आएगा। ठीक है, और कोई डिस्प्यूट है जो कोई ट्रीटी या एग्रीमेंट से हो रहा हो, ठीक है, मान लीजिए कोई केंद्र सरकार या राज्य सरकार के बीच में एक ऐसी ट्रीटी हुई है जहाँ उस ट्रीटी में दोनों जो इस चीज़ पे सहमत हैं कि हाँ इस चीज़ में जो है सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है, तो उस टाइप के ट्रीटी या एग्रीमेंट से अगर कोई डिस्प्यूट होता है जहाँ पे पहले से ही लिख दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस टाइप के केसेस में जो है नहीं ले सकता, और उसमें जो है यहाँ पे इसके पास एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिडिक्शन के जो है वो नहीं होगा। और जो इंटर स्टेट वाटर कमीशन होता है, तो इंटर स्टेट वाटर कमीशन मतलब जो रिवर वगैरह का जो डिस्प्यूट होता है, वो सारे डिस्प्यूट जो सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकता, मतलब यहाँ पे उसके पास एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिडिक्शन नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास, उसके लिए जो ट्राइब्यूनल बना हुआ है वो ट्राइब्यूनल देखता है। तो और बात करें तो मान लीजिए कि अगर कोई मैटर रिफर्ड किया जाता है फाइनेंस कमीशन के द्वारा, ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड कोई मैटर है, या सेंटर और स्टेट के बीच में जो पैसे वगैरह एक्सपेंसेस वगैरह या पेंशन वगैरह बांटने की बात है, पैसे वगैरह बांटने की बात है, उसको लेकर कोई डिस्प्यूट हो रहा है, तो वो भी जो है सुप्रीम कोर्ट के एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिडिक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे देखते हैं ऑर्डिनरी डिस्प्यूट ऑफ कमर्शियल नेचर। अगर कोई ऑर्डिनरी डिस्प्यूट है जिसमें कमर्शियल नेचर इन्वॉल्व है, ठीक है, सेंटर और स्टेट के बीच में कोई कमर्शियल नेचर का डिस्प्यूट है, तो वहाँ भी ये एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का नहीं होगा। रिकवरी ऑफ डैमेज फ्रॉम बाय स्टेट अगेंस्ट सेंटर। मान लीजिए अगर स्टेट जो है अप्लाई करता है रिकवरी के लिए सेंटर से, तो वहाँ पे भी ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा, सिर्फ उन तीन मैटर्स में ही जो है ये सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन काम करेगा। 1961 में जो ये सबसे पहली बार सूट फाइल किया गया था, ठीक, सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनल जुरिडिक्शन को लेकर के, और फाइल किसने किया था, तो वेस्ट बंगाल ने फाइल किया था सेंटर के अगेंस्ट। और स्टेट गवर्नमेंट ने चैलेंज किया था कोल बियरिंग एरियाज एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया, ठीक है, जो कि पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको डिसमिस कर दिया और एक्ट कहा कि नहीं, ये जो एक्ट है वो सही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिट जुरिडिक्शन की। तो देखिए रिट जुरिडिक्शन जो है वो हम जैसे जानते हैं हाई कोर्ट के पास भी होता है और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास भी है ही। ठीक है, तो अगर आपने मेरी अगर आर्टिकल 32 की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। आर्टिकल 32 में मैंने रिट जुरिडिक्शन जो है वो पूरा अच्छे से समझाया है, इसमें भी शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड सुप्रीम कोर्ट द गारंटर एंड डिफेंडर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट्स का जो गारंटर और डिफेंडर है। क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 32 इसको ये प्रोवाइड कर रहा है पावर, और जो आर्टिकल 13 है वो इसको जुडिशियल रिव्यू करने की पावर दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट इज़ एम्पावर्ड टू इशू रिट्स
ठीक है। तो 5 तरह के रिट सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है: हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो और सर्श्योरी। ये पांचों रिट्स मैंने अपनी वीडियो में समझाए हैं, आप उसको जाकर देख लीजिएगा एक बार। तो फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये 5 तरह के रिट जो है वो जारी करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को अगर ये रिट जारी करना है तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 का यूज़ करेगा, जो खुद एक फंडामेंटल राइट है। अगर हाई कोर्ट को ये रिट जारी करना है तो आर्टिकल 226 का यूज़ करेगा हाई कोर्ट ये रिट जारी करने के लिए, ठीक है। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट को ये रिट जारी करने की पावर आर्टिकल 32 देता है और हाई कोर्ट को रिट जारी करने की पावर जो है वो आर्टिकल 226 देता है। In this regard, the Supreme Court has original jurisdiction in the sense that an aggrieved citizen can directly go to the Supreme Court. तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मतलब ये है, इस रिगार्ड में सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिडिक्शन है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आप हाई कोर्ट ना जाके आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। आपको हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। तो क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आर्टिकल 32 एक खुद फंडामेंटल राइट है, ठीक है। आर्टिकल 32 जो है वो खुद एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन वहीं आर्टिकल 226 जो है वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है। तो जो हाई कोर्ट का जो जुरिडिक्शन होगा वो यहाँ पे ओरिजिनल जुरिडिक्शन नहीं होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन होगा। हाउएवर द रिट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज नॉट एक्सक्लूसिव, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो रिट जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का वो एक्सक्लूसिव नहीं है। क्यों नहीं है एक्सक्लूसिव? क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल जो है वो जब आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होगा तभी सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो कभी भी किसी भी चीज़ के लिए इशू कर सकता है। मान लीजिए आपका लीगल राइट वायलेट हो रहा है, तो लीगल राइट वायलेट हो रहा है तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट आप रिट इशू नहीं कर पाएगा, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं अपील कर सकते, लेकिन आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो उस तरह से देखेंगे तो जो हाई कोर्ट की पावर है रिट इशू करने की वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावर है रिट अगर इशू करने की बात आएगी। तो क्यों है? फिर से समझिए कि जैसे अगर मान लीजिए आपका कोई लीगल राइट है या कोई और राइट है वो वायलेट हो रहा है, तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट मतलब केवल कॉन्स्टिट्यूशनल जब आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होगा तभी आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर कोई अदर राइट लीगल राइट वायलेट होगा तो आप नहीं जा सकते, लेकिन आप हाई कोर्ट 226 के अंडर में हर कंडीशन में जा सकते हैं। तो हाई कोर्ट का जो यहाँ पावर है रिट इशू करने का वो ज़्यादा है। Therefore, the original jurisdiction of Supreme Court with regard to the federal dispute is different from the original jurisdiction with regard to dispute relating to fundamental rights, ठीक है। ये दोनों की जगह दोनों जगह जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का वो अलग अलग है। पहले केस में इट्स इज एक्सक्लूसिव और सेकंड केस में इट्स कंकर विद द हायर कोर्ट जुरिडिक्शन। तो पहले केस में क्या है, अगर स्टेट और सेंटर के बीच में डिस्प्यूट की बात आती है तो वहाँ पे एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन है, लेकिन वहीं पे अगर फंडामेंटल राइट्स की बात आती है तो यहाँ पे जो है हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन जो है वो ज़्यादा पावरफुल हमको देखने को मिलता है। मतलब टोटल ओवरऑल जो रिट इशू करने की बात है यहाँ पे वहाँ पे, और फंडामेंटल राइट्स के लिए तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मोरएवर द पार्टीज इन्वॉल्व इन द फर्स्ट केस आर यूनिट्स ऑफ फेडरेशन, ठीक है, क्योंकि पहले केस में जो पार्टीज इन्वॉल्व है वो फेडरेशन की यूनिट है यानी सेंटर और स्टेट, और जो सेकेंड केस है वो सिटीज़न नागरिक के बीच में और सरकार के बीच में है, ठीक है, या सेंटर या स्टेट के बीच में। देयर इज ऑल्सो डिफरेंस बिटवीन रिट जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। जैसे अभी हम आपको बताएं दोनों के रिट जुरिडिक्शन में डिफरेंस है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट इशू कर सकता है केवल फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए और किसी पर्पस के लिए नहीं कर सकता, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो रिट इशू कर सकता है फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए भी कर सकता है, और मान लीजिए कोई लीगल राइट है या कोई किसी और पर्पस के लिए भी वो रिट इशू कर सकता है। एक बार आप जाकर रिट वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, और आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आगे देखते हैं। इट मीन्स दैट द रिट जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज़ वाइडर, ठीक है। तो हाई कोर्ट का जो रिट जुरिडिक्शन है वो क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। बट द पार्लियामेंट कैन कन्फर द सुप्रीम कोर्ट द पावर टू इशू रिट्स, लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दे सकती है कि आप भैया जो है किसी भी मैटर में रिट इशू कर सकते हैं। ये पावर जो है पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को दे सकती है, ठीक है। अब देखते हैं एपेलेट जुरिडिक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट जो है not only succeeded the Federal Court of India but also replaced the British Privy Council, ठीक है। तो ब्रिटिश प्राइवेट काउंसिल जो था वो पहले मीन सुप्रीम कोर्ट बनने से पहले, आज़ादी के पहले जो है वो क्या था, वो एक हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील था। मतलब जो पहले इंडिया में 1950 के पहले फेडरल कोर्ट था, तो फेडरल कोर्ट जो है सज़ा अगर दे देता था तो लोग कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट में ब्रिटिश प्राइवेट काउंसिल के पास। लेकिन अब ये सारी ताकतें जो हैं वो किसके पास आ गई है, सुप्रीम कोर्ट के पास आ गई है। तो सुप्रीम कोर्ट जो हमारा है वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट इज़ प्राइमरी कोर्ट ऑफ अपील एंड हियर्स अपील्स अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ लोअर कोर्ट्स। तो जो भी लोअर कोर्ट्स होंगे, हाई कोर्ट्स हो गए, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो गए, तो
यहाँ से जजमेंट, यहाँ से अगर आपको मान लीजिए अगर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है जजमेंट से, तो आप आगे भी अप्लाई कर सकते हैं। इट एन्जॉयज अ वाइड अपीलेट जुरिडिक्शन विच कैन बी क्लासिफाइड अंडर 4 हेड्स। तो देखिए कौन कौन से हैं। जैसे अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, अब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है तो उसमें अपील कर सकते हैं। कोई भी संवैधानिक मैटर है, आपके फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई मैटर है तो उसमें अपील कर सकते हैं। और सिविल मैटर है कोई, ठीक है, सिविल मैटर मतलब सिविल में आ जाएगा। ऐसे केसेस आ जाएंगे जो शादी विवाह से रिलेटेड हो या ज़मीन वगैरह से रिलेटेड हो, वो आ जाएंगे। अपील्स इन क्रिमिनल मैटर, या क्रिमिनल हत्या, लूट, चोरी, डकैती, बलात्कार, इन सब से रिलेटेड मैटर है तो क्रिमिनल मैटर में आ जाएगा, ठीक है। और अपील बाई स्पेशल लीव, ठीक है, स्पेशल लीव इंपॉर्टेंट है, आपको आगे बताएंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हम देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। तो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस एंड अपील कैन बी मेड टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ ए हाई कोर्ट, ठीक है। तो मतलब आप अगर हाई कोर्ट के जो जजमेंट है वहाँ से अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो आप आगे सुप्रीम कोर्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ द हाई कोर्ट सर्टिफाइज दैट द केस इन्वॉल्व्स इन सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, और कब कर सकते हैं, अगर हाई कोर्ट ये सर्टिफाई करता है कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है इस चीज़ में, इस केस में जो है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होता है तो कर सकते हैं। दैट रिक्वायर्ड द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है बेस्ड ऑन द सर्टिफिकेट, तो उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे जो है वो पार्टी जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकती है। अब माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि अगर वो सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट ना दे तो, अरे हाई कोर्ट अगर वो सर्टिफिकेट नहीं देती है हमको तो क्या अप्लाई नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि अगर जजमेंट देते वक्त जो है अगर जज ये भी बोल देता है कि हाँ ये जो लॉ है या ये जो केस है इसमें एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है और इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन जो है वो करना पड़ेगा, तो भी आप जा सकते हैं। ज़रूरत नहीं कि आपको वो सर्टिफिकेट मिले, ठीक है। अगर जजमेंट को, देखिए सभी जजमेंट जो होते हैं वो लिखित होते हैं कोर्ट्स के, तो उसके बेसिस पे ही आप जा सकते हैं अगर उसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ की जो बात की गई हो तो। अब सिविल मैटर्स में देखते हैं। तो इन सिविल केसेस एंड अप्लाइज लाइक टू सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट, इफ द हाई कोर्ट अगर देखिए हाई कोर्ट सर्टिफाइज कर देगा कि दैट ए केस इन्वॉल्व सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस। जैसे पहले वाले में कहता है कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना पड़े, लेकिन अगर यहाँ पे हाई कोर्ट सर्टिफाई कर देता है कि यहाँ पे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है जनरल इंपॉर्टेंस का, तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। दैट द क्वेश्चन नीड्स टू बी डिसाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, या वो खुद कह दे कि अब इस चीज़ को जो है सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा इस सिविल मैटर को, तो आप जा सकते हैं। ओरिजिनली ओनली दोज केसेस दैट इन्वॉल्व अ सम ऑफ 20,000 कुड बी अपील बिफोर सुप्रीम कोर्ट। तो पहले स्टार्टिंग में क्या होता था कि अगर मान लीजिए कोई पैसे के लेन देन का मैटर है, ठीक है, पैसे के लेन देन का मैटर है तो अगर 20,000 से ऊपर का मैटर होता था तभी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। लेकिन इसको इस मॉनिटरी लिमिट को है जो चेंज कर दिया गया, जो 30वां संविधान संशोधन किया गया 1972 में, 30th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया 1972 में, तो इसके थ्रू जो है ये लिमिट को हटा दिया गया। अगर अब जो है आप क्या 100 रुपये का भी हो, 1 रुपये का भी हो मैटर, तो आप जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है तो वहाँ पे आपको सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ और ज़रूरी होगा जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट करने की बात की गई हो। और अगर वो सिविल मैटर है जहाँ पे जनरल इंपॉर्टेंस होगा, मींस एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जनरल इंपॉर्टेंस का होगा, तो वहाँ पे आप जो है तभी जा सकते हैं सिविल मैटर्स में। अब हम बात करते हैं क्रिमिनल मैटर्स की। तो क्रिमिनल मैटर्स में भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के बाद आप अगर अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल मैटर्स में तो भी ले सकता है। अब देखिए कैसे, तो हैज़ एन ऑन अपील रिवर्स एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल ऑफ एन एक्यूज पर्सन एंड सेंटेंस्ड हिम टू डेथ। तो देखिए अगर मान लीजिए एक्विटल का मतलब होता है जो जिसका दोष सिद्ध ना हुआ हो, ठीक है, निर्दोष। तो अगर मान लीजिए कोई पर्सन है, उसको हाई कोर्ट क्या करता है, मान लीजिए किसी का हत्या किया है, हत्या का दोषी है वो, और उसको हाई कोर्ट जो है वो क्या करता है कि उसको मौत की सज़ा देता है, ठीक है, डेथ पेनल्टी दे देता है। और उसके पहले जो है आप जो है तब ये सुप्रीम कोर्ट में, मतलब जो पर्सन होगा वो सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकता है कि उसको डेथ पेनल्टी मिली है, तो तब जा सकता है। दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन तब होगा मान लीजिए कि अगर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है वहाँ से उसको सज़ा मिली और सज़ा में जो है ये हुआ कि उसको जो है कुछ साल की सज़ा हुई, या जो है उसको मतलब सज़ा नहीं मिली, लेकिन बाद में हाई कोर्ट जाके क्या करता है, डिसीजन को रिवर्स करता है और उसको जो है डेथ की सज़ा दे देता है, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट से केस गया हाई कोर्ट में, वहाँ उसको जो है डेथ पेनल्टी मिल गई, तब जो है तभी आप सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं।
और अगर हाई कोर्ट खुद सर्टिफाई कर दे ये चीज़ कि ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए, तब भी आप जा सकते हैं। अब देखिए पहले 2 केसेस में जो है ना, अप्लाइज लाइट टू द सुप्रीम कोर्ट एज अ मैटर ऑफ राइट विदाउट एनी सर्टिफिकेट ऑफ द हाई कोर्ट, बट इफ द हाई कोर्ट हैज़ रिवर्स द ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन एंड ऑर्डर द एक्विटल ऑफ द एक्यूज, देयर इज नो राइट टू अपील इन द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन देखिए अब ये थोड़ा लीगल लैंग्वेज है, हम बताते हैं इजी लैंग्वेज में। जैसे अगर सपोज करिए कि हाई कोर्ट सबॉर्डिनेट कोर्ट जो है वो आपको बाइज्जत बरी कर दिया, लेकिन हाई कोर्ट क्या करता है, आपको फांसी की सजा दे देता है, ठीक है। तो आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सबॉर्डिनेट कोर्ट जो है वो क्या करता है, वो सपोज करिए वो आपको मृत्युदंड दिया, ठीक है, डेथ पेनल्टी देता है, और आप हाई कोर्ट में अपील करते हैं, तो हाई कोर्ट जो है क्या करता है, आपको बाइज्जत बरी कर देता है, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। तो जो अब मान लीजिए किसी लड़की का, सपोज करिए किसी लड़की का रेप हुआ, तो उसका जो एक्यूज़ था वो, उसको फांसी की सज़ा हो जाती है, उसको उम्र कैद हो जाता है, सबॉर्डिनेट कोर्ट में उम्र कैद हो गया उसको, ठीक है। वो अपील करता है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में वो बाइज्जत बरी हो जाता है। तो अब जो पीड़िता अप्लाई करेगी सुप्रीम कोर्ट में, तब ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो केस उसका लेगा कि नहीं लेगा, ये चीज़ है। इन 1970 द पार्लियामेंट हैज़ इनलार्ज द क्रिमिनल अपीलेट जुरिडिक्शन, लेकिन 1970 में जो है पार्लियामेंट ने क्रिमिनल अपीलेट जुरिडिक्शन जो है उसको इनलार्ज किया। अकॉर्डिंगली एन अपील लाइज टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट इफ द हाई कोर्ट। अब देखिए कब कब जो है अपील डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ले सकता है। हैज़ ऑन अपील रिवर्स एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल ऑफ एन एक्यूज पर्सन एंड सेंटेंस हिम इन प्रिजन ऑफ लाइफ और 10 ईयर्स। अगर मान लीजिए उसको हाई कोर्ट से जो है उम्र कैद की सज़ा हुई हो या 10 साल की सज़ा हुई हो, तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकता है। हैज़ टेकन बिफोर इट सेल्फ एनी केस फ्रॉम सबॉर्डिनेट कोर्ट। अगर कोई हाई कोर्ट जो है वो सबॉर्डिनेट कोर्ट से जो है केस लिया हो और उस पर्सन को कन्विक्ट कर दिया हो, सज़ा दे दिया हो उम्र कैद की या 10 साल की, तब भी ये पर्सन जो है ये जाके सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकता है। फर्दर द अपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंड टू ऑल सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, ठीक है। तो अपीलेट जुरिडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का वो सभी क्रिमिनल और सिविल केसेस में जो है अप्लाई होता है। इन विच फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया है जुरिडिक्शन, जहाँ भी फेडरल कोर्ट या जहाँ भी सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन होगा तो वो केसेस जो है वो ले सकता है। टू हियर अपील फ्रॉम द हाई कोर्ट बट विच आर नॉट कवर्ड अंडर द सिविल एंड क्रिमिनल अपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट मेंशन्ड अबव, ठीक है। तो किस टाइप के केसेस नहीं ले सकता ये आपको पहले ही बता दिए, और किस टाइप के केसेस ले सकता है ये बता दिए। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, अपील बाई स्पेशल लीव। The Supreme Court is authorized to grant and its discretion special leave to appeal from any judgment in any matter passed by any court tribunal in the country, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपको किसी भी कोर्ट में, चाहे वो सबऑर्डिनेट कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, आपका केस जो है वो किसी भी कोर्ट में चल रहा हो, कहीं भी चल रहा हो, ठीक है, एक्सेप्ट यहाँ एक्सेप्शन है मिलिट्री ट्राइब्यूनल और कोर्ट मार्शल, ठीक है। तो मिलिट्री कोर्ट का छोड़ करके बाकी इंडिया के किसी भी कोर्ट में आपका केस चल रहा हो, तो आप एक स्पेशल लीव के ज़रिए, आप एक स्पेशल एप्लीकेशन के ज़रिए अप्लाई करके आप अपना केस जो है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर करेगा कि वो आपके कोर्ट केस को एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती है, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, ठीक है, कि आप कि वो केस लेती है कि नहीं। एज ए राइट नहीं है ये चीज़, ठीक है। जो ये अपील है बाय स्पेशल लीव, ये कोई आपकी राइट नहीं है, ठीक है। इट इज़ अ डिस्क्रिशनरी पावर, ये सुप्रीम कोर्ट की एक डिस्क्रिशनरी पावर है। कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट, आप एज अ राइट इसको क्लेम नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी ग्रांटेड इन एनी जजमेंट वेदर फाइनल और इंटरलॉक्टरी। तो इंटरलॉक्टरी वो होता है जब इसमें अभी जजमेंट मतलब हुआ नहीं है, अभी बहस जो है उसमें चल रही है, और यहाँ जब तो जजमेंट चाहे फाइनल हो या बहस चल रही हो, आप एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव के लिए। तो आपका केस जो है वो डायरेक्ट उस कोर्ट से ट्रांसफ़र होके कहाँ चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है वो चीज़ कि उस आपके केस को एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती है। इट मे बी रिलेटेड टू एनी मैटर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल, क्रिमिनल, इनकम टैक्स, लेबर, रेवेन्यू, एडवोकेट्स एक्सेट्रा। तो ये जो है स्पेशली आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी मैटर हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो, सिविल मैटर हो, क्रिमिनल मैटर हो, या इनकम टैक्स रिलेटेड मैटर हो, या लेबर, रेवेन्यू, एडवोकेट, मतलब किसी भी टॉपिक से रिलेटेड मैटर हो, उसमें आप स्पेशल लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस वो बात इसमें यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है। इट कैन बी ग्रांटेड अगेंस्ट एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल, ठीक है। तो किसी कोर्ट या ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट जो ये मिल जाएगा आपको, एंड नॉट नेसेसरी अगेंस्ट द हाई कोर्ट,
ठीक है। तो लेकिन ये याद रखिएगा कि मिलिट्री कोर्ट में जो जजमेंट चल रहा है उसके लिए हम स्पेशल लीव के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जो इस प्रोविज़न का जो स्कोप है ये बहुत ज़्यादा वाइड है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि being an exceptional and overriding power, it has to be exercised sparingly with the caution and only in स्पेशल एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस चीज़ को लेकर खुद कहा गया है कि ये जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की, ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, ठीक है। मतलब और इसको केवल कुछ ही सिचुएशंस में जो है यूज़ किया जाना चाहिए। बियॉन्ड दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फर्दर द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर बाय एनी सेट फार्मूला और रूल, ठीक है। तो जब कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेशल सिचुएशन आएगी उसी टाइम केवल सुप्रीम कोर्ट इस पावर को यूज़ करता है। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है खुद कहा गया है। अब हम बात करेंगे एडवाइजरी जुरिडिक्शन की। तो देखिए जैसे आर्टिकल 143 के बारे में पता है आपको। आर्टिकल 143 जो है इसके तहत प्रेसिडेंट जो है वो एडवाइस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से। देखते हैं आगे। तो ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट दैट पब्लिक इंपॉर्टेंस विच हैज़ अराइजन और विच इज लाइकली टू अराइज। तो प्रेसिडेंट जो है वो राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। कब? अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात है, कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात है, तो उस मैटर में जो है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकते हैं। ऑन एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी, या ऐसा कोई डिस्प्यूट जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी की वजह से हो रहा हो, मीन्स संविधान बनने के पहले का कोई ट्रीटी या एग्रीमेंट हुआ हो, उसकी वजह से अगर ये डिस्प्यूट हो रहा है तो उस डिस्प्यूट में भी राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकते हैं। लेकिन जो ये सलाह होगी सुप्रीम कोर्ट की, वो मतलब जो प्रेसिडेंट सलाह लेंगे और जो भी सुप्रीम कोर्ट उनको सलाह देगा तो वो चीज़ बाइंडिंग नहीं होगी, ठीक है। तो जो पहला केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट में टेंडर और मे रिफ्यूज़ टू टेंडर इस ओपिनियन। तो पहले केस में सुप्रीम कोर्ट चाहे तो मना कर सकता है, लेकिन दूसरे केस में सुप्रीम कोर्ट जो है उसको ओपिनियन देना है, ठीक है। मस्ट टेंडर इट्स ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट। बोथ केसेस में देखिए जो ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा सुप्रीम कोर्ट वो सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी होगा, ठीक है। वो प्रेसिडेंट पे जो है क्या नहीं होगा, बाइंडिंग नहीं होगा। प्रेसिडेंट का अगर मन है तो उसको फॉलो करे, या उसका मन प्रेसिडेंट का मन नहीं है तो फॉलो न करे। However, it facilitates the government to have a authoritative legal opinion on a matter to be decided by it। लेकिन ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति को इस पे और जो लीगल एडवाइजर्स हैं उनसे भी सलाह ले लेनी चाहिए। सो फार देखिए 2019 द प्रेसिडेंट हैज़ मेड 15 रेफरेंसेज टू सुप्रीम कोर्ट। तो अभी तक कुल मिला के 15 रेफरेंस जो है सुप्रीम कोर्ट मतलब 15 बार जो है सलाह ले चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से हमारे राष्ट्रपति। तो कई टॉपिक्स हैं इसमें, आप देख सकते हैं, जैसे दिल्ली लॉ एक्ट 1951, केरला एजुकेशन बिल 1958, बेरोबारी यूनियन 1960 और सी कस्टम एक्ट 1963। तो ऐसे ही कई आपको करीब 15 जो है टॉपिक्स मिलेंगे, 15 प्रॉब्लम्स मिलेंगे जिसमें राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट की सलाह लिए थे। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी है। क्यों है? तो देखिए जो भी जजमेंट्स, प्रोसीडिंग्स, जो भी चीज़ें चलती हैं वो हर चीज़ जो है सुप्रीम कोर्ट में रिकॉर्ड होती है, लिखी जाती है। और ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं आर एडमिटेड टू बी एविडेंटरी वैल्यू, और एज ए एविडेंट भी सबूत के तौर पर भी इनका इस्तेमाल जो है किया जाता है। और अगर किसी भी कोर्ट में अगर इनको प्रोड्यूस किया जाएगा तो इसको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। दे आर रिकॉग्नाइज एज लीगल प्रेसिडेंट्स एंड लीगल रेफरेंसेज। तो एज ए लीगल रेफरेंस इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है। तो कोई भी किसी भी कोर्ट का अगर डॉक्यूमेंट है, अगर वो किसी जजमेंट में यूज़ किया जाता है या एज ए रेफरेंस यूज़ किया जाता है तो कोई भी कोर्ट उसको मना नहीं कर सकती है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जो पावर होती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, ठीक है। मान लीजिए कोर्ट की अवमानना जिसको बोलते हैं, कोई कोर्ट की बात नहीं मानता है तो उसको पनिश किया जा सकता है। तो आइदर वे सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म ऑफ 6 मंथ, 6 महीने की सजा होती है, या 2000 तक का फाइन किया जा सकता है, या दोनों दिया जा सकता है। 1991 में तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि ये जो पावर है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को पनिश करने, मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिश करने की, कोर्ट की जो अवमानना है उसके लिए पनिश करने की जो ये पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, ये जो है अगर मान लीजिए हाई कोर्ट की भी कोई बात नहीं मानता, या कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट की भी, या किसी ट्रिब्यूनल की भी कोई बात नहीं मानता है, तो वहाँ पे भी जो है सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के लिए यहाँ पे उसको सजा दे सकता है, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी सिविल और क्रिमिनल। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो चाहे तो सिविल भी हो सकते हैं या क्रिमिनल भी हो सकते हैं। सिविल कंटेम्प्ट मीन्स विलफुल डिसोबीडियंस टू एनी जजमेंट, ठीक है। आप किसी जजमेंट का जो है कोई डिसोबीडियंस कर रहे हैं, या रिट और अदर प्रोसेस ऑफ ए कोर्ट, और विलफुल ब्रीच एंड अंडरटेकिंग गिवन टू द कोर्ट, ठीक है। तो मतलब आप जो है रिस्पेक्ट नहीं करेंगे किसी जजमेंट की तो उसमें भी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जो है पे लगाया जा सकता है। और अगर मान लीजिए कोर्ट आपके लिए कोई भी
चीज़ जो है वो इशू करता है, आपके लिए कोई चीज़ नोटिस जारी करता है, आप उसको नहीं मानते, नहीं स्वीकार करते, तो वहाँ पे भी जो है कोड ऑफ कंटेम्प्ट लग सकता है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट मीन्स द पब्लिकेशन ऑफ एनी मैटर और डूइंग एन एक्ट विच स्कैंडलाइजेज और लोअर्स द अथॉरिटी ऑफ ए कोर्ट। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट वो होता है, मान लीजिए आप कोई ऐसा मैटर या ऐसा एक्ट करते हैं जिसकी वजह से कोर्ट की जो छवि है वो धूमिल होती है, ठीक है, या प्रेजुडाइस और इंटरफेस विद ड्यू टू द कोर्स ऑफ ए जुडिशियल प्रोसीडिंग, इंटरफेस और ऑब्स्ट्रक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन एनी अदर मैटर। तो मतलब आपके किसी भी कृत्य की वजह से, आपके कुछ भी करने की वजह से अगर सुप्रीम कोर्ट की छवि धूमिल होती है या उस पर कोई इफेक्ट पड़ता है, तो वहाँ पे भी जो है आपका सुप्रीम कोर्ट जो है क्रिमिनल कंटेम्प्ट आप पे लगा सकता है। अब हम बात करेंगे पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जैसे आपको पता है कि आर्टिकल 13 जो है वो कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू की पावर जो सुप्रीम कोर्ट को प्रोवाइड करता है। जुडिशियल रिव्यू जो ये वर्ड है ये कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो जुडिशियल रिव्यू की पावर रखता है। अगर मान लीजिए कोई भी लॉ आपका पार्लियामेंट पास कर रहा है और वो लॉ जो है आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू की पावर को यूज़ करके उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सपोज़ करिए मान लीजिए कोई भी लॉ पास हुआ, उस लॉ में 10 पॉइंट्स हैं, ठीक है, 10 पॉइंट्स हैं, लेकिन उस लॉ में सिर्फ 3 पॉइंट ऐसे हैं जो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं, बाकी के जो 7 पॉइंट हैं ये आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ इन तीनों को ही ख़त्म करेगा, बाकी जो 7 हैं उनको ख़त्म नहीं करेगा। इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, ठीक है, ये है ना डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना के आपको जितने भी डॉक्ट्रिन्स हैं सब समझा देंगे। वैसे यूपीएससी के लिहाज से उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है डॉक्ट्रिन्स, लेकिन हम आपको एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें हम जितने भी डॉक्ट्रिन्स हैं सुप्रीम कोर्ट के सब समझा देंगे, ठीक है। तो सेवरेबिलिटी समझ लिए बस केवल। तो कोई भी एक लॉ पास हुआ जिसके 3 पॉइंट्स जो थे वो आपके फंडामेंटल राइट को वॉलेट कर रहे थे, तो अब बाकी के जो 7 वो तो नहीं ना कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जो है इन 3 को नल एंड वॉइड कर डिक्लेयर करेगा, बाकी ये 7 जो है ये एक्टिव रहेंगे, ठीक है। ये होगा डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। मतलब हम सेपरेट कर दिए। सेपरेट करने का मतलब है कि जो गलत था उसको निकाल दिया, जो सही था उसको रख दिए, ठीक है, सेपरेट कर दिए। अब देखते हैं और आगे। सुप्रीम कोर्ट इन अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट जो है वो अल्टीमेट इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का। इट कैन गिव फाइनल वर्जन टू द स्पिरिट एंड कंटेंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वर्बिज यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी हमारे शब्द लिखे हुए हैं उसको जो फाइनल इंटरप्रेशन करने का काम है, जो फाइनल डिसीजन होगा उस वर्ड का, मतलब उस वर्ड का जो फाइनल मतलब होगा वो कौन बताने वाला है, वो सुप्रीम कोर्ट का लास्ट डिसीजन होगा, सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा। While interpreting the Constitution, Supreme Court is guided by a number of doctrines। ठीक है, तो कई डॉक्ट्रिन्स हैं और इन्हीं डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट देने में और कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने में। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी जो आपको हम बताएं, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, टेरिटोरियल नेक्सस, पिच एंड सब्सटेंस, कलरेबल लेजिस्लेशन, इम्प्लाइड पावर, इंसिडेंटल एंड एंसिलरी पावर, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट, ऑक्युपाइड फील्ड, प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, हारमोनियस कंस्ट्रक्शन और लिबरल इंटरप्रिटेशन। तो देखिए इन सभी डॉक्ट्रिन्स के लिए जो है करीब टोटल 18 डॉक्ट्रिन्स हैं। इन सभी पे हम एक अलग से नया वीडियो बना देंगे, तो उस पर आप समझ लीजिएगा इसको। आगे चलते हैं और कुछ पावर्स देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की। बिसाइड द अबव सुप्रीम कोर्ट हैज़ न्यूमरस पावर्स। जैसे इट डिसाइड द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के संबंध में अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, या अगर वाइस प्रेसिडेंट का भी कोई डिस्प्यूट होता है इलेक्शन का तो उसमें भी। तो इस रिगार्ड में जो है सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल, एक्सक्लूसिव और फाइनल अथॉरिटी है, ठीक है, जहाँ पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा इस संबंध में। और क्या करता है, तो इट इंक्वायर्स इनटू द कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी। तो जो यूपीएससी के जो चेयरमैन्स हैं या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन या मेंबर्स हैं और जो ज्वाइंट सर्विस पब्लिक कमीशन के जो चेयरमैन या मेंबर्स होंगे, तो उनके कंडक्ट या बिहेवियर को ये एग्जामिन करने का काम करेगा। ऑन ए रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट। कब करेगा, जब प्रेसिडेंट जो है एक रेफरेंस मतलब देंगे उसके बाद ही करेगा। इट इज़ फाइंड इफ इट फाइंड देम गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर। अगर गिल्टी पाया जाता है तो इट कैन रिकमेंड टू द प्रेसिडेंट फॉर देयर रिमूवल। तो वो सुप्रीम कोर्ट जो है प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकता है कि ठीक है ये गिल्टी पाए गए हैं और इनको रिमूव कर दिया जाए। द एडवाइस टेंडर बाय सुप्रीम कोर्ट इन दिस रिगार्ड इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। और इस संबंध में जो भी सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को वो क्या होगा, वो बाइंडिंग होगा। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को यहाँ जो भी एडवाइस दिया जाएगा कि ये गिल्टी है तो प्रेसिडेंट को उनको जो है सज़ा देना ही होगा, उनको रिमूव करना ही होगा। इट हैज़
पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। अब सुप्रीम कोर्ट देखिए अपने खुद के जजमेंट्स को जो है रिव्यू कर सकता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को सेल्फ करेक्टिंग एजेंसी बुलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन द केसवान भारती केस में से देखिए गोलकनाथ केस जो था 1967 का, उसी जजमेंट को रिवर्स किया था सुप्रीम कोर्ट ने केसवान भारती केस में। तो सुप्रीम कोर्ट जो है अपने खुद के जजमेंट्स को जो है रिवर्स कर सकता है और इसको सेल्फ करेक्टिंग एजेंसी भी बोलते हैं। इट इज़ ऑथराइज टू विदड्रॉ द केसेस पेंडिंग बिफोर द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में जो केसेस पेंडिंग चल रहे हैं वो विदड्रॉ करके उस पर जजमेंट दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। इट कैन ऑल्सो ट्रांसफर ए केस अपील पेंडिंग बिफोर वन हाई कोर्ट टू अनदर कोर्ट, हाई कोर्ट। तो एक हाई कोर्ट में जो केस पेंडिंग चल रहा है वो चाहे सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसको ट्रांसफर कर सकता है कहाँ, तो दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है। इट्स लॉ इज़ बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया। अब सुप्रीम कोर्ट जो भी नियम बनाएगा वो सभी कोर्ट्स पे बाइंडिंग होंगे। इट डिक्री और ऑर्डर इन्फोर्सेबल थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, तो जो भी इसका ऑर्डर होगा वो पूरे के पूरे देश पे जो है इन्फोर्सेबल होगा। ऑल अथॉरिटी सिविल एंड जुडिशियल इन द कंट्री शुड एक्ट एज एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और चाहे वो कोई भी अथॉरिटी हो वो सभी जो है सुप्रीम कोर्ट के अंडर में ही रहेंगी, मतलब जो भी जुडिशियल या सिविल अथॉरिटीज़ हैं वो सब। If it has the power of judicial superintendence and control over all the courts and tribunal functioning entire in the country। तो जितने भी देश में कोर्ट्स हैं या ट्राइब्यूनल्स हैं सभी का जो मेन हेड होगा वो कौन होगा, वो सुप्रीम कोर्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट्स जुरिडिक्शन एंड पावर्स विद रिस्पेक्ट टू मैटर इन द यूनियन लिस्ट कैन बी इनलार्ज बाय द पार्लियामेंट। अब देखिए पार्लियामेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के पावर को और बढ़ा सकती है। फर्दर इट जुरिडिक्शन एंड पावर्स विद रिस्पेक्ट टू अदर मैटर्स कैन बी इनलार्ज बाय स्पेशल एग्रीमेंट टू ऑफ सेंटर एंड स्टेट्स। तो अगर मान लीजिए सेंटर या स्टेट जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं पार्लियामेंट से कि हाँ ये पार्ट का जो पावर है सुप्रीम कोर्ट का वो बढ़ा दिया जाए, तो उस पर भी पार्लियामेंट जो है वो विचार कर सकती है, बढ़ा सकती है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स के बारे में। देखिए 3 कैटेगरीज के एडवोकेट्स जो हैं वो हमें सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं। पहले हैं सीनियर एडवोकेट्स। तो सीनियर एडवोकेट्स वो होते हैं जिनको सीनियर एडवोकेट्स का दर्जा मिला हो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा इनको सीनियर एडवोकेट का जो है डिजिग्नेट किया गया हो, उनको सीनियर एडवोकेट का दर्जा दिया गया हो। तो कोर्ट डिजिग्नेट कर सकता है किसी भी एडवोकेट को, उस एडवोकेट के कंसेंट ले करके सीनियर एडवोकेट जो है डिजिग्नेट कर सकता है। सीनियर एडवोकेट जो होंगे वो अब मतलब जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होते हैं इज़ नॉट इंटाइटल्ड टू अपीयर विदाउट। तो मतलब इनको जो अपीयर होना है तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के साथ अपीयर होना है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, या अगर वो नहीं है तो इनके साथ कम से कम एक जूनियर जो है वो होना ही चाहिए, तभी वो कोर्ट या किसी ट्राइब्यूनल में अपीयर कर सकते हैं। ही इज़ ऑल्सो नॉट इंटाइटल्ड टू एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शन टू ड्रॉ प्लीडिंग्स और एफिडेविट्स, एडवाइज ऑन एविडेंस और डू एनी ड्राफ्टिंग वर्क ऑन एनालॉगस काइंड ऑफ एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल इन इंडिया। तो ये किसी चीज़ के लिए जो है मतलब इनको दबाव नहीं है, ये खुल के अपना काम कर सकते हैं और जो भी प्लीडिंग्स या एफिडेविट्स हैं ये जो है सामने जो कोर्ट के वो रख सकते हैं। अब बात करें एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की, तो ओनली दीज एडवोकेट आर इंटाइटल्ड टू फाइल एनी मैटर और डॉक्यूमेंट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। तो सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट में किसी डॉक्यूमेंट या किसी फाइल को जो है वो भेज सकते हैं, सिर्फ यही, और बाकी कोई नहीं। दे कैन ऑल्सो फाइल एन अपीयरेंस और एक्ट फॉर ए पार्टी इन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये जो भी डॉक्यूमेंट या कोई फाइल होगा इंपॉर्टेंट तो वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेंगे। अब बात करें अदर एडवोकेट की, तो ये एडवोकेट जो होते हैं नेम इंटाइटल, ये जो है स्टेट बार काउंसिल में जो है ये अंडर एडवोकेट्स एक्ट 1961 में ये रजिस्टर्ड होते हैं एंड दे कैन अपीयर एंड आर्गू एनी मैटर ऑन बिहाफ ऑफ पार्टी इन द सुप्रीम कोर्ट। देखिए अपीयर भी कर सकते हैं, आर्गू भी कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ये कोई फाइल या डॉक्यूमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं कर सकते, वो सिर्फ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही पेश कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो ये टॉपिक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।